नमस्कार छात्रों, हम देख रहे हैं हिंदी योग भारती 12वीं कक्षा। व्यवहारिक हिंदी में से पाठ क्रमांक 14 पल्लवन भाग 2 देख रहे हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। हमने पहले भाग में यह देखा कि छात्रों को पल्लवन के बारे में जानने की काफ़ी जिज्ञासा थी कि पल्लवन किस प्रकार से लिखा जाता है, और अध्यापक उनके प्रश्नों का उत्तर देते उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे थे। हम आगे का परिचय प्रारंभ करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आगे के परिचय दिए हुए हैं, तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तन्वी: वह कैसे? अध्यापक: अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला के अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमने कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। देखो यहाँ पे जो डॉक्टर दयानंद तिवारी जी है, उन्होंने यहाँ पे पल्लवन का महत्व बताया कि हमारे कैरियर में किस तरह से इस पल्लवन का उपयुक्त होता है। मितवा: सर जी, कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है। देखो इसका उत्तर अध्यापक क्या देते हैं, बताता हूँ। इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं: 1. कल्पनाशीलता, 2. मौलिकता, 3. सृजनात्मकता, 4. प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। इन विशेषताओं की जानकारी या स्पष्टीकरण मैं आपको स्वाध्याय में संक्षिप्त में बताने वाली हूँ। लड़की: सर जी, क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक: हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित हैं। अध्यापक: हाँ, पल्लवन लिखने की शैलियाँ प्रचलित हैं। अभी कौन सी निम्न शैलियाँ हैं, देखते हैं। 1. इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। दूसरा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। रोशन: सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। अध्यापक क्या कहते हैं, वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। 1. विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। दूसरा, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना
उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। मतलब यहाँ पे जो हमने विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना का अर्थ क्या है कि जो हमारे विचार है संयोजित उस कथा से, जो भी हमारे जो विचार है जो लेखन कर रहे हैं उससे जो हमारे विचार संयोजित है, समावेश है, उन्हें साथ में रखना चाहिए। उन विचारों को वहाँ पे, हमारे विचारों को वहाँ पे सम्मिलित करना चाहिए। और असंगत जो विचार है उन्हें वहाँ से विषयानुरूप जो कहते हैं, विषयानुरूप जो विचार होते हैं उन्हें वहाँ पे स्पष्ट होना ज़रूरी है। अब तीसरा देखो, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। और एक बात विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। रोशन सर जी, अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, अब हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक, अरे रोशन, इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बना कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो अध्यापक है वो पल्लवन के उदाहरण देकर बच्चों को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से पल्लवन लिखा जाता है। देखते हैं हम आगे। विद्यार्थी एक साथ, जी सर। एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। कुछ क्षणों के पश्चात, क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है? चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं। न हो न निराश, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। पल्लवन, यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूँकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलता है तो असफलताएं भी हैं। यदि उसका मन ही पराजित हो जाए, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमय साहिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनाने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे अध्यापक जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिए हैं। नर हो न निराश करो मन को। उन्होंने मानव जीवन को एक प्रेरणा दी है। मुझे यकीन है आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा कि जीवन में कभी निराश नहीं लानी चाहिए। जहाँ निराशा है वहाँ सुख भी है, जहाँ सफलता है वहाँ असफलताएं भी हैं, जहाँ सुख वहाँ दुख।
तो ये जो चीज़ें हैं वो आनी और जानी है, तो हमें इसे अपनाना ज़रूरी है। अब जो गीत है वो देखो क्या कहता है। जी सर, अब हमें समझ में आ गया है सर, मैं एक सुक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे। अविवेक अपादाओं का घर है। अब देखो उसने जो सुक्ति है उसने वो दिखा दी है कि अविवेक अपादाओं का घर है। अभी देखो अध्यापक इस पर पल्लवन बनाते हैं। पल्लवन, विवेक बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत्कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक के कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। देखो यहाँ पे जो अध्यापक ने जो पल्लवन किया है कि उन्होंने कहा है कि जो भी हम सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, या किसी से बात करते समय हमें विचार, चिंतन, मनन, इन दोनों बातों का ध्यान में रखकर हमें सामने वाले से विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि जो विचार नहीं करते, जो अविवेकी होते, वह क्या होते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। बिना सोचे समझे वह क्या करता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है। इस तरह से अध्यापक ने इसका पल्लवन किया है। आगे का पल्लवन, आगे क्या कहते हैं देखो। तन्वी, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। अभी यहाँ पे देखो विद्यार्थियों में जो है जिज्ञासा बढ़ गई है। अब वो एक एक करके कोई कहावत देता है, कोई सुक्ति देता है, कोई पंक्ति देता है। अब तन्वी की बारी है। तन्वी कहते हैं, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अभी अध्यापक देखो कैसे उसका पल्लवन करते हैं। सेवा परमो धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सदैव फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। देखो कितने अच्छे और आसान शब्दों में अध्यापक ने इस पंक्ति का पल्लवन किया है कि सेवा ही सर्वप्रथम धर्म है।
हर किसी का पहला अगर धर्म होता है तो वह है दूसरों के प्रति सेवा दान करना। अब अध्यापक देखो कहते हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लव होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उन्हें उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। जी सर। विद्यार्थी क्या कहते हैं देखो, जी सर। कबीरदास जी के दोहे पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक सुनिए। जो तो को कांटा बोवे ताही बोई तू फूल, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है, सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देता है, पत्थर से घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें तो हमारे उपकार करता है, हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। जो अपकारी है, जो किसी को कभी मदद नहीं करता, किसी की सहायता नहीं करता, इन लोगों को हम सहायता कर उन पर उपकार कर सकते हैं। कबीरदास जी के जो भी दोहे होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। देखो अध्यापक जी ने इसका बहुत अच्छे से पल्लवन किया है। उन्होंने कहा है कि सबके प्रति मैत्री भाव की साधना रखनी चाहिए। सबको हमने एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। कभी भी किसी की भी मदद लगे उसे मदद करनी चाहिए। अब देखो आगे रोशन कहता है, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की, हाँ आजकल पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह पल्लवन कर सकते हैं। सर जी सर। गीता जी, जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का विस्तार पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण
प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे से अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यही आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई है कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अब हम अगला जो मैंने प्रश्न बताई थी कि पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पे देखो, पहली है, पल्लवन के लिए मूल अवतरण के कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है, ताकि वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। दूसरा है, मौलिक होना अनिवार्य है, ताकि मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा की जाए। तीसरा है, मूल और भाव विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए, ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। प्रवाहमयता होना अनिवार्य है, अर्थ विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। पांचवा है, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। छठा, पल्लवन के लेखन में शब्द चयन सही होना चाहिए। स्वच्छता होनी अनिवार्य है। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का भी विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन की रचना में हर हालत में स्पष्टता होनी चाहिए। नौवां, पल्लवन की रचना में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक स्वाध्याय दे रही हूँ, क्या है, लालच बुरी बला है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। आपको इस पर पल्लवन लिखना है और सभी ने ये प्रश्न छुड़ाना है और ग्रुप पर ये भेजना है।